हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ओके इसके पहले मैंने आप लोगों को टाइप सिखाया था, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप सबने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपका 5 टाइप्स कंप्लीट किया था, है ना। रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक वाले ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे। ओके अब हम आते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं, हमारा टाइप्स तो हो गया, अब हम सीखेंगे मेथड्स, है ना, कि मेथड्स क्या है। आपने ये तो सीख लिया कि इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं कि कुछ इक्वल टू 1 होता है, मोर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इन्फिनिटी होता है ना। ये सारे उसके टाइप्स हो गए। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे कैसे आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में बेटा 8 मार्क्स वाले जो लॉ है, जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड कराया था, वो तो आई गेस आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने क्लास में उसको प्रॉपरली थॉरली किया था। फिर लॉ ऑफ डीएमयू किया था, फिर 8 मार्क्स का आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सिखाया है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बिट्स एंड लाइक ब्रेक ब्रेक कर करके पढ़ो। ब्रेक कर करके मतलब कैसे, देखो बच्चों, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। ओके स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको अजम्पशंस के भी शॉर्टकट बता दिए थे, तो अभी तो आपको अजम्पशंस भी अच्छे से याद हो जाना चाहिए, वो नो चेंज वाला, है ना। आपको मेजरली याद करने हैं इन सब के ग्राफ, शेड्यूल, है ना, और उनके एक्सेप्शंस, वो थोड़े से आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते का ब्रेक फिर वापस पढ़ेंगे, तो ऐसा तो देखो नहीं चलेगा। आपको डेली बेसिस पे जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, आपको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है ना। डेली बेसिस पे आपको वो आंसर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम बैक टू द टॉपिक करते हैं। ठीक है, हमने अभी टाइप्स कर लिया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके मेथड्स पे आ रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने टाइप्स सीख लिया था ऑलरेडी, अब मैं यहाँ पे मेथड्स पे आ रही हूँ। ये हमारे टाइप्स हो गए। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ये अलग से 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, और इसमें से कोई एक मेथड आपके 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। तीनों में से कोई एक मेथड आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर मेथड। देयर आर 3 मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3। सबसे पहला मेथड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है रेशियो और प्रपोर्शनेट मेथड। क्या है? रेशियो और प्रपोर्शनेट मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें बस अपने को फॉर्मूला डालना है और फाइंड करना है। और फॉर्मूला कौन सा वाला? अगर आपने इसके पहले वाला मेरा सेशन देखा होगा उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा भी था। क्या फॉर्मूला था? यस, शायद आपको याद भी हो गया रहेगा वो फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला, ये देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रेशियो मेथड कुछ नहीं है, बस एल्फ्रेड मार्शल ने ये एक फॉर्मूला दे दिया है, आपको इस फॉर्मूला को डालना है, इसमें नंबर्स सब्स्टिट्यूट करने हैं, कैलकुलेट करके पता लगाना है कि कौन सा टाइप है। इसमें आपने नंबर्स डाला, अगर लेट से आपको सॉल्व करके आंसर आया 1, तो 1 का मतलब हम क्या समझेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर आपका आंसर आया 1.5 मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा कोई भी नंबर आया मतलब उस चीज को लेके अपनी जो डिमांड है
वो कैसी डिमांड है? वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर आपका आंसर आ रहा है 0.8, 0.5, तो वो 1 से कम है, तो वो क्या हो गया? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, रेशियो मेथड में बस आपको फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है उससे आप कंक्लूजन निकालते हो कि रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ऐसे। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये कि रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, इसको और चीजों से हम लोग बोलते हैं। देखो, इसको एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं? एरिथमेटिक मेथड करके भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ रहा है, समझ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है जो हमने अभी सीख रहे हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो, ये मेथड किसने डेवलप किया है? ये मेथड निकाला है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, ये मेथड किसने निकाला है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसमें बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला डालना है। कौन सा फॉर्मूला? याद कर लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला डालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, आपको न्यूमेरिकल्स इसके नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ इसका थियोरी लिखना है कि ऐसे फॉर्मूला, आपको पहले इसका मीनिंग लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, बस। दिस इज योर रेशियो मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है परसेंटेज मेथड। ओके, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलोगे आप लोग इसको? एरिथमेटिक मेथड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, और यहां पे आप देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ओके, देखो मैं अगर मार्क करती हूँ इसको, आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है, तो पहले तो आपको देखो बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में से। ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, बिकॉज ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अगर हम ऊपर जाते हैं, इधर साइड में मैं आ रही हूँ राइट में, तो राइट में ये फॉर्मूला तक भी आप इसको पढ़ लोगे ना तो काफी है, यहां तक। बाकी इसके नीचे ना, मतलब इसके नीचे आप अगर ये याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आपका पूरा 4 मार्क का आंसर हो जाएगा, अगर 4 मार्क के लिए ये आता है तो। ये नीचे है ना, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये नहीं आता है एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। देखो, प्राइस पहले 20 था, 20 से कितना हो गया? 25 हो गया, और डिमांड 10 से कितना हो गया? 9। ओके, तो कितने से चेंजेस आया? 5 से चेंजेस आया। तो यहाँ पे देखो, इधर आप देख सकते हो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने से चेंजेस आया है? 1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 10। ठीक है, प्राइस में कितने से चेंजेस आया है? 5 से। मैं आपको इसको एक बार बस करके बता देती हूँ तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी होल अपॉन करके चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। मतलब क्वांटिटी में कितने से चेंजेस आ रहा है? 10 माइनस 9 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 10 है। ठीक है, फिर होल अपॉन करके प्राइस में कितने से चेंजेस आ रहा है? तो 25 माइनस 20, और ओरिजिनल प्राइस कितना है? 20। ठीक है, ओके, अब देखो 10 माइनस 9 कितना हुआ? 1 अपॉन 10, और 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5 अपॉन 20। ठीक है, तो चलो, तो 5 1 जा 5 4 जा, तो ये 1 अपॉन 10 और ये 1 अपॉन 4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4 अपॉन 10।
4/10 मतलब क्या? 0.4 इसका आंसर आ रहा है। 0.4 मतलब ये 1 से कम है, 0 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज योर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो ऐसे इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है और इसका जो भी आंसर आता है उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड होता है। इस पहले मेथड से हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं कि कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है। ठीक है, आई होप आपको पहला मेथड अच्छे से समझा होगा। अगर समझ गया है तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से कि हाँ समझ गया है। दिस इज अ फर्स्ट मेथड, रेशियो और परसेंटेज मेथड, जिसको हम एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अपने सेकेंड मेथड पे। ठीक है, तो चलो सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी है। ठीक है, सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज योर सेकेंड मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी किसने डेवलप किया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसको भी एक और वर्ड बोलते हैं लेकिन इसमें इन लोग ने ना बोला नहीं है प्रॉपरली, बस ये फॉर्मूला दे दिया है टेक्स्ट बुक में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला को मैं याद करने का टेक्निक बता रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट में समझो एक पेन लेने गए। ओके, समझो आपको 5 पेन खरीदना है। कितने पेन खरीदने? 5। एक पेन का प्राइस है 10 रुपए, तो 5 पेन का कितना? एक पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपए। आपको कितना खरीदना है? 5 पेन खरीदना है, तो इंटू 5 कर दो, कितना हुआ? 50 रुपीज। तो मुझे बताओ आपका टोटल खर्चा कितना लग रहा है? 50। वेरी गुड संजना, टोटल कितना लग रहा है आपका खर्चा? 50। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जहां पे आप अपना खर्चा देखते हो कि खर्चा कितना लग रहा है टोटल, और खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पता लगाते हैं कि कौन सी इलास्टिसिटी है। अब इसमें आपको एक चीज गौर से सुनना है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही टाइप्स आते हैं। याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको 3 ही टाइप्स आते हैं। ये दिख रहा है आपको, ABC। ये 3 ही टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं। ओके, सबसे पहले रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक करके कुछ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में आप सिर्फ 3 ही टाइप्स पता लगा सकते हो कि खर्चा करके हमें रिलेटिव इलास्टिक मिला है, रिलेटिव इनइलास्टिक मिला है या यूनिटरी इलास्टिक मिला है। ठीक है, तो चलो इसके टेबल को समझते हैं। ध्यान से समझना ये टेबल, क्योंकि आपको ये पूरा खुद से बनाना रहेगा। ये आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको अगर 4 मार्क के ब्रीफ में आया तो आपको ये पूरा बनाना है। अगर आंसर किसी को याद नहीं हो रहा है उसके पीछे का रीजन यही है कि आपके कंसंट्रेशन इश्यू है और आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आजू बाजू, इसके लिए आपकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो अभी हम बैक टू टेबल पे आते हैं। ठीक है, चलो ये हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे अभी हमने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं पहले ये समझना। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये प्राइस का कॉलम है, ये प्राइस है। ठीक है, और इसमें 3 कंज्यूमर्स के बारे में दिया हुआ है। 3, आप भी साथ साथ में इसको बना सकते हो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये इनका प्राइस है, इतने प्राइस पे ये लोग इतना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये इनका क्वांटिटी है। ओके, और जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल आउटले मिलता है। आउटले का मतलब खर्चा, आउटले का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, तो ये इसका खर्चा है। अब ध्यान देना, समझो फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर नंबर ए,
कंज्यूमर का नाम क्या है, फर्स्ट कंज्यूमर है, कंज्यूमर नेम इज ए। ओके, अब ये ए कंज्यूमर जब, समझो फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब उसका प्राइस 6 रुपए था तो वो कंज्यूमर समझो 10 यूनिट खरीद रहा था। ठीक है, 6 रुपए से 5 रुपए हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड क्या हो गया इसका, 10 से 20 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 20 100। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो खर्चा है वो पहले से बढ़ गया, तो जब खर्चा पहले से बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन वन। इलास्टिसिटी क्या है, मोर देन वन। क्लियर है यहां तक, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब बी वाले कंज्यूमर पे आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आपको फिर तीनों मेथड्स नहीं आएंगे, आपको कोई एक ही मेथड पूछेंगे ये लोग, ये तीनों मेथड्स नहीं आने वाले। 4 मार्क्स के लिए आपको 5 पॉइंट्स इनफ होते हैं लिखने के लिए, 5 to 6 पॉइंट्स प्रॉपरली विद मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड। बी वाले कंज्यूमर ने 4 रुपीज में 30 यूनिट्स खरीदा है और 3 रुपए में 40 यूनिट्स खरीदा है। ओके, तो 4 इंटू 30 एंड 3 इंटू 40, तो 120 120। पहले भी 120 रुपए ही था, अभी भी उसका 120 रुपए ही है, तो उसके खर्चे में कोई चेंजेस आया ही नहीं, तो ये हो गया इक्वल टू 1। ओके, अभी सी वाले ने 2 रुपए के टाइम पे 50 यूनिट खरीदा है और जब 1 रुपए था तो उसे 60 यूनिट खरीदा, तो 2 इंटू 50 100 और 1 इंटू 60 हो गया 60। खर्चा पहले से कम हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लेस देन 1। ओके, अब आपको इसमें पता है प्रॉब्लम क्या आएगी कि टेबल बनाए कैसे, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझना ये टेबल आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप जो यहाँ पे टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है ना, मैं वैसे ही आपको बना के दे रही हूँ, बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसका मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्राइस बनाओगे तो पहले प्राइस को ऐसे कम कम कर दो, 6 5 4 3 2 1, बराबर, प्राइस कम हो रहा है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड बना दो, जैसे 10, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बराबर। अभी एक्सपेंस तो आप लोग निकाल ही सकते हो मल्टीप्लाई करके, 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 20 4 इंटू 30 120, ये भी 120, फिर ये 2 इंटू 50 हो गया 100 और ये 1 इंटू 60 हो गया 60। ये बना दिया टेबल। अब इसको 3 कंज्यूमर्स में डिवाइड कर दो, ध्यान देना। अभी इसको मैं 3 कंज्यूमर में कैसे डिवाइड कर रही हूँ, ऐसे 2 2 करके, ये फर्स्ट कंज्यूमर का, ये सेकेंड कंज्यूमर का, ये थर्ड कंज्यूमर का, ये ए, ये बी, ये सी। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है आपको, आपका एक्सपेंस पहले से बढ़ गया, तो ये बढ़ गया मतलब मोर देन 1। एक्सपेंस दोनों इक्वल है तो ये हो गया इक्वल टू 1, और एक्सपेंस पहले से कम हो गया तो ये हो गया लेस देन 1 हो गया। ये होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टेबल आई थिंक सो आपको समझ गया होगा। प्राइस को कम करो, डिमांड को ज्यादा करो, मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्सपेंस मिलेगा, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ए बी सी। ओके, तो अभी इसमें ए वाले सिनेरियो में एक्सपेंस पहले से बड़ा है मोर देन 1, बी में इक्वल है और इसमें कम है लेस देन 1 हो गया। ये हो गया आपका टेबल, और बस आपको इस टेबल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपके टेक्स्ट बुक में आप अभी ये आंसर देखो, मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ ये कैसे लिखा गया है आंसर। ठीक है, तो आप अभी अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। आपको इसको कैसे लिखना है, पहले तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि ये सब इसका मीनिंग है। ठीक है, ये बच्चों इसका मीनिंग हो गया पूरा। फिर बाद में इसके जो ये 3 आपको दिख रहे हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली, ये तीनों आपको समझाना पड़ेगा कि रिलेटिवली इलास्टिक में क्या हो रहा है। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले, वापस बता रही हूँ, टोटल आउटले मतलब खर्चा,
टोटल खर्चा कैसे मिलेगा आपको? टोटल खर्चा प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, जब आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हो तो आपको क्या मिलता है? टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है। ओके, ठीक है। सो टोटल आउटले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जब प्राइस चेंज होता है और जब खर्चा आपका बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। अभी हमने यही सीखा था, है ना। फिर बाद में यूनिटरी इलास्टिक में क्या करना है? प्राइस अगर चेंज हो रहा है लेकिन खर्चा पहले जैसा ही सेम है तो वो क्या हो गया? इक्वल टू 1। और थर्ड सिनेरियो में क्या है? प्राइस अगर चेंज हो रहा है और खर्चा आपका पहले से कम हो गया तो वो क्या हो गया? रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, समझ में आ रहा है? और इसको फिर टेबल से बनाना है। ये टेबल अभी जस्ट हमने किया है। आई होप आपको ये टेबल समझ गया होगा कि कैसे बनाया है। ये प्राइस है, ये प्राइस को कम किया है 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर डिमांड को बढ़ाया है। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऑब्जेक्टिव बेटा याद करने के लिए नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स आपको लास्ट में करना है। पहले आपको सब चैप्टर के ब्रीफ, 8 मार्क का आंसर, अग्री और डिसअग्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ के फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आओगे। ऑब्जेक्टिव कभी भी पहले नहीं पढ़ना होता है, सबसे लास्ट में पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिव्स। समझा? ओके, तो मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। ओके, अब आप देख रहे होगे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये 3 पैराग्राफ जो है ना, इसमें टेबल एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वाले में ए वाले को एक्सप्लेन किया है, सेकेंड वाले पैराग्राफ में बी वाले केस को एक्सप्लेन किया है, और थर्ड वाले पैराग्राफ में सी वाले केस को एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको समझा है प्रॉपरली कि टेबल कैसे बनाया गया है, तो आप इस टेबल को अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, चलेगा। बस प्रेजेंट टेबल लिखना, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर्स का ऑन और का फर्क होगा, कोई इश्यू नहीं है, बट हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स है इको, 6 to 10 चैप्टर्स बेटा मैं कराऊंगी। पहले मैं आपको ये स्टार्टिंग के, अभी मेरे 3B चल रहे हैं, उसके बाद मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कराऊंगी। चैप्टर नंबर 1 होने के बाद, मतलब मैं सीक्वेंस में चैप्टर्स करा रही हूँ, तो क्योंकि मैं मेजरली आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस में सब चैप्टर्स करा रही हूँ। ओके, तो 2 दिन में, अगर आप सोच रहे हो 2 दिन में प्रीलिम्स है, आपको 6 to 10 करना है, मैं कराऊंगी। बट अभी आपका फिलहाल मैं 3B करवा रही हूँ, तो फिलहाल आप अपना 3B के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको 6 to 10 नहीं पढ़ना है, आपको 1 to 10 पढ़ना है, आपको सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप खत्म होता है, सेकेंड मेथड खत्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड करके भी बोला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। समझ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। अभी तक अपने 2 मेथड्स खत्म हो गए हैं। अभी तक बेटा सेकेंड चैप्टर हो गया है, 3A हो गया है, अभी हमारा 3B चल रहा है। ओके ओके, अभी किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जिसको समझ गया है वो थम्स अप कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट मेथड पे आते हैं। फिर हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो आ जाते हैं अपने थर्ड मेथड पे। सबसे पहला मेथड हमने सीखा रेशियो मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। फिर हमने सीखा सेकेंड मेथड, जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अभी जो ये थर्ड मेथड है ना, ये आपको स्टडी द फॉलोइंग वाला पता है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि स्टडी द टेबल या स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम पॉइंट मेथड बोलते हैं। पॉइंट मेथड को हम ज्योमेट्रिक मेथड करके भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है। ओके, अब मैं आपको अच्छे से पूरा ग्राफ बना के समझाऊंगी, ठीक है। पॉइंट मेथड में आपको सिर्फ लीनियर वाला पढ़ना है,
नॉन लीनियर वाला आप नहीं पढ़ोगे ना चलेगा, ठीक है। पहले ये देखो, ये तो पहले पॉइंट मेथड का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगी लेक्चर में ही, ठीक है। अभी आप अपने टेक्स्ट बुक के 32 पेज नंबर पे आ सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अलग तीसरा फॉर्मूला है पॉइंट इलास्टिसिटी का, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये पूरा नाम आपको याद रखना है, बट शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखना है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ऊपर आता है लोअर सेगमेंट, नीचे आता है अपर सेगमेंट। एल अपॉन यू, एल अपॉन यू, ठीक है। अभी ये जो है ना, इसमें दो है, लीनियर है और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर पे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, लीनियर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नॉन लीनियर वाला आपको नहीं पढ़ना है, आप उसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बट लीनियर वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लीनियर पे आते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व है ना आपका स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको इसको करके बता रही हूँ पूरा, तो आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व में आपका जो कर्व रहेगा ना, डिमांड कर्व, वो ऐसा अज्यूम किया गया है कि ये ना एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये अज्यूम किया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है, ओके। अभी हमने इसके पहले के सेशन में सीखा था कि 5 टाइप्स के इलास्टिसिटी होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, ठीक है। तो चलो इसके 5 टाइप्स के मैं पॉइंट्स बनाती हूँ। 5 टाइप्स है ना, तो मैं 5 पॉइंट्स बना रही हूँ यहाँ पे। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, जिसको मैं लिख देती हूँ ए। ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट, ये 4th पॉइंट और ये 5th पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स बना दिए हैं, ओके। ये ए, ये बी, और चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1, P2, P3। आप कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ओके। अब लीनियर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? LU, मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो चलो एक एक पॉइंट इसका मतलब बताती हूँ कि आपको ये हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को फाइंड करना है। ये हर एक पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो चलो एक एक पॉइंट पे अपन इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं P2 वाला फाइंड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट P2 का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। चलो बताओ P2 पॉइंट से लोअर सेगमेंट कौन सा है? यस, सबके आंसर्स आने चाहिए। P2 पॉइंट से लोअर सेगमेंट कौन सा है? P2B, यस और नो? P2 से लेके B तक ये क्या है? ये है लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट में क्या लिखूंगी? P2B, करेक्ट। और P2 पॉइंट से अपर सेगमेंट मतलब इसके ऊपर का, तो क्या आएगा? P2A। यस, इतना समझ रहा है सबको? समझ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए कि कैसे P2B आया और P2A आया। मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है। P2 से लोअर सेगमेंट होता है P2B और P2 से अपर सेगमेंट होता है P2A, ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। P2B और P2A का डिस्टेंस क्या है? सेम है, करेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दोनों सेम है, या फिर हाइपोथेटिकली अगर नंबर लूं तो लेट से अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 है, तो आंसर क्या है? 1। तो P2B में कौन सी इलास्टिसिटी आएगी? इक्वल टू 1। समझ में आया? ये वाले पॉइंट इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना P2 का, इसको हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। ये होता है यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल टू 1। समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स से मैं P3 पॉइंट ले रही हूं अभी। कौन सा पॉइंट ले रही हूं? P3। चलो बताओ, P3 से लोअर सेगमेंट कौन सा हुआ? P3 से लोअर सेगमेंट, P3 से लोअर, लोअर मतलब नीचे, तो P3 से नीचे कौन सा है? P3B। P3 से अपर सेगमेंट, P3 से अपर सेगमेंट क्या है? P3A। तो अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो ऊपर का नंबर है ये नीचे के नंबर से कम है। आप डिस्टेंस देखोगे तो इसका डिस्टेंस सिर्फ इतना है और इसका डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है। तो अगर हम इसको नंबरिंग दे तो समझो अगर ऊपर 2 है ना तो नीचे 4 है, नीचे का नंबर ज्यादा है, तो ये जो आएगा ना ये क्या आएगा? लेस देन 1। ये क्या आएगा? लेस देन 1। आई होप आपको यहां तक समझ रहा है ये। ओके, वेरी गुड, यस वेरी गुड संजना, वेरी लेस देन 1। अभी आप लोग मुझे P1 का आंसर करोगे। चलो सबके आंसर्स आने चाहिए। P1 से सब लोग मुझे बताओ लोअर सेगमेंट, P1 से लोअर सेगमेंट कौन सा होगा? मतलब P1 से नीचे क्या आएगा? यस, P1B। यस और नो? सब अग्री कर रहे हैं कि नहीं साथ में कि P1B क्या होगा? लोअर सेगमेंट। और P1 से अपर सेगमेंट क्या होगा? P1A। यस। तो अब इसमें ये वाला नंबर ये वाले नंबर से क्या रहेगा? बड़ा। मतलब लेट्स से अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा? 2। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? मोर देन 1, 1 से ज्यादा। ओके, तो चलो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है? ठीक है, तो ये हमारा P2 हो गया, P3 हो गया, P1 हो गया। ओके, अभी B वाले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो मुझे बताओ B वाले पॉइंट पे आपका क्या होगा? B तो एग्जैक्टली जीरो पे है ना? B किस पे है बच्चों? एग्जैक्टली जीरो पे है। एग्जैक्टली जीरो मतलब ED इक्वल टू जीरो, और 1 के ऊपर कुछ भी गया तो वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। मैं वापस से आपको ग्राफ एक बार बता रही हूं, ध्यान से समझना। हम लोगों ने पहले क्या किया? एक लीनियर बनाया। ओके, लीनियर बनाया, इसको 5 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट A, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट, और मैंने इसको लेटर्स दे दिए। फिर इसको फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फिर हर एक पॉइंट पे अपन ने इलास्टिसिटी फाइंड की। ठीक है, तो हर पॉइंट पे आपको क्या मिला? इस पॉइंट पे अपने को क्या मिला बच्चों? इस पॉइंट पे अपने को मिला कि जो अपना ईडी है वो जीरो है। इस पॉइंट पे मिला कि लेस देन 1 है। इस पॉइंट पे मिला इक्वल टू 1 है। इस पॉइंट पे मिला मोर देन 1 है, और इस पॉइंट पे मिला इक्वल टू इंफिनिटी है। यस और नो? तो अगर हम इसका नाम ले तो दिस इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर ये जो दो एज पे है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और ये जो मिडल में है, मिड पॉइंट, ये क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। ऐसे हर एक पॉइंट से इस फॉर्मूला को यूज करके क्या फाइंड किया जाता है? इलास्टिसिटी फाइंड की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। ये है अपना थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड, जिसका एक और वर्ड है जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड करके भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। यस, किसी को कोई डाउट है?
यस, ये चैप्टर बहुत लोगों को हार्ड लगता है बिकॉज इसमें ग्राफ बहुत है, बट आप अगर इस लेक्चर को अगर आप समझ रहे हो और अगर आपने अभी तक जो भी मैंने सिखाया है वो आपको समझा है, तो आप इसको वापस से गो थ्रू करो और पढ़ने पढ़ने लगो, तो शायद आपको ये आ जाए। ओके, इसमें ग्राफ बहुत है तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है। जो मेथड वाला आंसर है ना, वो आपको अलग से कोई एक मेथड 4 मार्क के लिए आ सकता है, या तो फिर स्टडी द डायग्राम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम को स्टडी करके आंसर द फॉलोइंग, वैसा कुछ आ सकता है आपको। ठीक है, 8 मार्क के लिए चांसेस कम होता है, लेकिन 4-4 मार्क में या ऐसे कुछ आ सकता है ये आंसर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपने मेथड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी खत्म होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कमांड लाने के लिए आपको पहले तो सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर आपको लग रहा है कि हम मगअप कर लेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा, बिकॉज स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स तो आपका पूरा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको 3 स्ट्रैटेजी रूल यूज करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अब कॉन्सेप्ट को समझोगे कैसे? लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, फिर अपने लेक्चर देख के समझ के फिर उसी आंसर को पढ़ने बैठो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करने के बाद उसी आंसर को एक बार लिखो, राइटिंग। तो ये 3 स्ट्रैटेजी रूल होता है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद पढ़ना, स्टडिंग, और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटिंग, मतलब उसको लिखना आंसर को। यस, बोर्ड एग्जाम में आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्ड्स आपका रिलेटेड होना चाहिए। आप जो आंसर समझाना चाहते हो तो वो रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो आपका काफी ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में कमांड लाना है तो अभी आपके पास 2 मंथ्स है। डेली इकोनॉमिक्स लो और पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए आपको छुट्टी भी नहीं है, तो आपको अभी से ही कंटिन्यूसली पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेथड्स वाला आंसर भी खत्म होता है। तो इकोनॉमिक्स के हमारे 2 चैप्टर्स, 2 आंसर्स खत्म होते हैं। एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होता है, और दूसरा हमारा मेथड्स वाला आंसर खत्म होता है। मैं एक बार बता देती हूँ ये सारे आंसर्स कहाँ तक आपको पढ़ने हैं। ये नॉन लीनियर वाला अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर वाला खाली कर लेना, ये आपका लीनियर वाला यहाँ तक है, ये 5th पॉइंट तक आपका लीनियर वाला है। उसके बाद आपका नॉन लीनियर स्टार्ट होता है, फिर आपका ये चैप्टर ये आंसर खत्म होता है आपका। ओके, तो मैंने आपका इस चैप्टर में से मेथड्स करा दिया और टाइप्स कराए हैं अभी तक। ओके, अभी आज के सेशन का सबसे लास्ट आंसर पे आते हैं हम, जो कि है फैक्टर्स। बहुत ही इजी आंसर है फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या है ना, आपने जो भी टाइप्स सीखे हैं बस आपको इसमें लिखना है कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वो भूलने का रीजन ये है कि आप डेली बेसिस पे वो आंसर को रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप कभी भी कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो पढ़ने को, तो आपको हर 2-2 दिन में टाइम निकाल के वो चैप्टर को रिवाइज करना होगा। आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे ही आप मेजरली बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पढ़ के हो जाता है, उसके बाद तुरंत फोन यूज करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स चलाएंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो उससे आपका ब्रेन हो जाता है एग्जॉस्ट। तो कभी भी कुछ लर्न कर रहे हो, लर्न करने के बाद आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ब्रेक लेना चाहिए हर चीज से। उस टाइम पे आपको फोन भी यूज नहीं करना चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़े हो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ओके, आप पढ़ने के बाद तुरंत अपना ब्रेन कहीं और यूज करोगे तो फिर इश्यू होगा। ठीक है, ओके, अपना लास्ट आंसर पे आते हैं। ये अपना लास्ट आंसर है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए ये आंसर आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे आपका इलास्टिसिटी इन्फ्लुएंस होता है। इसमें इस आंसर में आपको सिर्फ ये बताना है
कि अगर लग्जरी गुड्स रहेगा तो उसको लेके अपनी डिमांड इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है, नेसेसरी गुड्स में इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। बस आपको यही सब ये आंसर में बताना है। इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, यस 5 to 6 पॉइंट्स इनफ है, सबके सब पॉइंट्स मत पढ़ना, कुछ मतलब का नहीं है। ओके, 4 मार्क के लिए आपको सिर्फ ये आंसर को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या दिया है, नेचर ऑफ कमोडिटी। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में आपको दो टाइप के नेचर को एक्सप्लेन करना है। इसमें एक आपको एक्सप्लेन करना है लग्जरी और एक आपको एक्सप्लेन करना है नेसेसरी। ओके, तो मुझे बताओ लग्जरी गुड्स के लिए अपनी इलास्टिसिटी कैसे होती है, रिलेटिव इलास्टिक होता है या रिलेटिव इनइलास्टिक होता है? तो वो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्राइस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं मतलब वो रिलेटिव इलास्टिक है, और जब भी हम प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते तो वो रिलेटिव इनइलास्टिक है। तो लग्जरी गुड्स को लेके हम बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव रहते हैं उनके प्राइस को लेके। इसके लिए लग्जरी गुड्स के लिए जो इलास्टिसिटी होता है वो होता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक क्योंकि लग्जरी गुड्स का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता या कम होता है हमारा तुरंत रिस्पॉन्स होता है, या तो हम वो चीज को ज्यादा खरीद लेंगे या तो हम वो चीज को कम खरीदेंगे। ओके, तो लग्जरी गुड्स पर डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। और नेसेसरी गुड्स पे डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। जो कंफर्ट वाले गुड्स होते हैं, नेसेसरी गुड्स होते हैं, उस पे हमारा डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक, क्योंकि हम इतने ज्यादा प्राइस को लेके सेंसिटिव नहीं रहते। आई होप आपको पहला पॉइंट समझा होगा, नेचर ऑफ कमोडिटी। आपको इसमें सिर्फ इतना बताना है कि लग्जरी गुड्स पे कैसा रहेगा, नेसेसरी गुड्स पे कैसा रहेगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये वाला फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्सटीट्यूट है मतलब कंपटीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू ले लेते हैं, पैंटीन के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है, शैम्पूज के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट है मतलब हम लोग वो चीज को लेके बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अचानक से एक शैम्पू का प्राइस बढ़ गया, टी और कॉफी ले लेते हैं, टी का प्राइस बढ़ गया तो तुरंत हम रिएक्शन क्या किए कि तुरंत हमने कॉफी खरीदना चालू कर दिया। करेक्ट, तो जब सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो उस चीज को लेके हमारी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक, हाईली सेंसिटिव। लेकिन जब वो चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो अकेला ऐसा गुड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो उसका प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी कम हो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा डिमांड कैसा होगा, यस सॉल्ट, वेरी गुड प्राजक्ता, सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सो इसके लिए उसका प्राइस बढ़े या कम हो दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो जब किसी चीज का बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आते हैं नंबर ऑफ यूजेस। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल चीजों के काम आता है, फोन चार्ज करना, एसी ऑन करना, कोई भी चीज आप घर पे यूज कर रहे हो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज है, इसके लिए वो चीज को लेके हम बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, हाईली सेंसिटिव। कभी आपने देखा रहेगा घर पे अचानक से इलेक्ट्रिक बिल जब बहुत ज्यादा हाई आ जाता है तो घर पे ऐसा बोलते हैं ना कि अरे अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, कम यूज करना है, मतलब हम बहुत हाईली सेंसिटिव है उस चीज को लेके। तो जब कोई एक प्रोडक्ट का मल्टीपर्पस होता है ना तो उस चीज को लेके अपनी जो डिमांड होती है वो होती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और अगर वो चीज पे जो हमारा मतलब सेंसिटिविटी है मतलब वो एक ही चीज के लिए यूज होने वाला है, तो उस चीज को लेके अपनी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि हमें पता है कि वो उसी चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हैबिट्स। ये तो आपको ही पता होगा, जब हमें किसी चीज की हैबिट होती है, एडिक्शन होता है, तो चाहे उसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए कितना भी लो हो जाए हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
हम फिर भी वो चीज को यूज करेंगे ही। तो जब किसी चीज की हैबिट रहती है, उस चीज का डिमांड कैसे रहता है? इनइलास्टिक। हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं रहते प्राइस को लेके। ओके, सो हैबिट्स कैसा रहेगा? इनइलास्टिक। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? 4। फिर आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? हाईली इलास्टिक या इनइलास्टिक? हाईली इलास्टिक। ड्यूरेबल में लेट से फर्नीचर, फर्नीचर का प्राइस अगर अभी ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे चलो बाद में खरीदते, ठीक है। उसी जगह पे पेरिशेबल गुड्स होगा तो, पेरिशेबल मतलब जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, तो ऐसे गुड्स को लेके हमारी जो सेंसिटिविटी रहती है वो बहुत हाई रहती है कि जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी यूज कर लेते हैं। समझ में आया? तो वो क्या हो गया? रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जब हम, यस फ्रूट्स, वेरी गुड शुभम, टीवी प्राजक्ता, वेरी गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जब 2 गुड्स हमें साथ में डिमांड करना होता है, जैसे मोबाइल, चार्जर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने फोन खरीद लिया तो चार्जर मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो चार्जर को लेके मेरी इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? हाईली इलास्टिक या इनइलास्टिक? चलो बताओ। क्या लिखा है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर टू सेटिस्फाई अ रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्यों? मोबाइल खरीद रही हूँ, चार्जर मुझे बाय डिफॉल्ट खरीदना ही पड़ेगा। मोबाइल लिया है तो मुझे उस पर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास लगवाना ही पड़ेगा। तो क्या मैं उस टाइम पे प्राइस देखूंगी? नहीं, वो मेरे लिए बन जाता है नेसेसिटी। तो जब कोई भी चीज हमारे लिए बन जाती है नेसेसिटी या हैबिट, तो उस चीज के लिए हमारा जो डिमांड होता है वो होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स हैं। आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स ही पढ़ना है बच्चों, उससे ज्यादा मत पढ़ना, कुछ काम का नहीं है। ओके, ये आंसर में आपको सिर्फ 5 to 6 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा? मेथड सीखा। और दूसरा हमने क्या सीखा? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमारे इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। बेटा मैंने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मेरा उसके पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो, तो आप पूरा देख सकते हो। यस, सीआईडी हंग, वेरी गुड संजना। संजना ने स्मार्ट कोड भी दे दिया है इस चीज को पढ़ने के लिए, सीआईडी हंग, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड हर्षद, मैंने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का इसके पहले का सेशन लिया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिएगा। वो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ जाएगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको सबको समझा होगा। कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ सकते हैं, और सबको समझ गया है तो एक थम्स अप दे सकते हैं। शॉर्ट में बेटा देखो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना 5 टाइप्स का होता है। एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। बाकी का जो शॉर्ट, ये जो 5 टाइप्स है, ये आपको पहले आप प्रॉपरली इसको समझो, जिसके लिए आप मेरा वीडियो देखो और फिर बाद में आप डाउट्स लेकर आओ। नेक्स्ट लाइव आपका जल्दी आपको आ जाएगा ग्रुप में कि नेक्स्ट लाइव आपका कब है इकोनॉमिक्स का, यही वीक में रहेगा नेक्स्ट लाइव, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।